हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। इफ़ यू न्यू हेयर प्लीज़ सब्सक्राइब। तो आज हम करेंगे माइक्रो इकोनॉमिक्स BECC 101 प्रारंभिक व्यष्टि अर्थशास्त्र। तो इसमें हम कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लेंगे जो कि कल एग्जाम में आ सकता है। तो हम ब्लॉक 4 लेंगे जो कि है बाजार संरचना। इसमें हम देखेंगे कि बाजार के विभिन्न भागों को जानेंगे कि कौन कौन से होते हैं, क्योंकि इसमें से आपको क्वेश्चन पूछ सकता है कि पूर्ण प्रतियोगिता क्या है, इसकी विशेषता क्या है, या फिर पूर्ण प्रतियोगिता और एकाधिकार में अंतर क्या है। तो ये फिर आप लोगों को समझने की ज़रूरत है, तो जिससे कि आप इस सब को अब खुद से भी कर सके। एक बार समझ लोगे फिर आप खुद से भी इसे लिख सकते हो। तो इसमें है पहले बाजार संरचना। अर्थशास्त्र में बाजार से तात्पर्य किसी क्षेत्र विशेष से ना होकर क्रेताओं व विक्रेताओं के मध्य प्रतिस्पर्धात्मक संबंध से होता है। मतलब बाजार क्या होता है, तो ऐसा नहीं है कि वो क्षेत्र या ये क्षेत्र, इससे बाजार की परिभाषा नहीं मिलती है। बाजार वो होता है जहाँ पे क्रेता जो सामान खरीदता है और विक्रेता जो सामान बेचता है कि बीच प्रतिस्पर्धा हो सके, एक संबंध बन सके कि मैं उससे सामान खरीदूंगा और वो मुझे बेचेगा। ये बाजार होता है जिससे हम सामान, जहाँ पे क्रेता भी होता है और विक्रेता भी होता है। तो इसमें हम देखेंगे बाजार के कितने प्रकार के बाजार होते हैं। तो एक होता है पूर्ण प्रतियोगिता, दूसरा एकाधिकार, तीसरा अपूर्ण प्रतियोगिता। अपूर्ण प्रतियोगिता भी 3 प्रकार के होते हैं, जिसमें है एकाधिकारात्मक, अल्पाधिकारात्मक और द्वैधिकार। तो इसमें हम देखेंगे, और अपूर्ण प्रतियोगिता को ही प्रतिस्पर्धा रहित बाजार कहते हैं, जैसे जिसमें प्रतिस्पर्धा ना हो। प्रतिस्पर्धा रहित मतलब जिसमें प्रतिस्पर्धा ना हो, तो अपूर्ण प्रतियोगिता को ही प्रतिस्पर्धा रहित बाजार कहते हैं। तो इसमें हम देखेंगे पहले पूर्ण प्रतियोगिता की पूर्ण प्रतियोगिता होती क्या है। तो पूर्ण प्रतियोगिता बाजार की वह अवस्था होती है जहां किसी वस्तु या सेवा के असंख्य क्रेता व विक्रेता पाए जाते हैं तथा समरूप वस्तुएं समान कीमत पर बेची जाती है। यहाँ कीमतों का निर्धारण उद्योगों द्वारा किया जाता है तथा सभी फर्मों को कीमत स्वीकार करनी होती है। ये बेसिकली जो ये पूर्ण प्रतियोगिता बाजार होती है, ये ऐसी कोई बाजार ही नहीं होती है, लेकिन पढ़ने के लिए है तो हम पढ़ेंगे इसको। नहीं तो ऐसा बाजार नहीं देखा जाता है पूर्ण प्रतियोगिता बाजार जो है, क्योंकि इसमें बता रहा है कि पूर्ण प्रतियोगिता जो बाजार होता है इसमें असंख्य क्रेता और असंख्य विक्रेता होते हैं, जिसमें मतलब खरीदने वाले भी ज़्यादा हो और बेचने वाले भी ज़्यादा हो। और प्लस इसमें जो सभी विक्रेता होते हैं जो सामान बेचते हैं वो समरूप वस्तुएं रखते हैं अपने। ऐसा नहीं कि मतलब एक ही प्रकार, अगर कोई एक खिलौना है तो सारे बाजार में वही खिलौना और सेम कलर सेम डिजाइन के साथ बिकेगा। ये होती है समरूप वस्तुएं। मतलब जितने भी वहाँ पे विक्रेता हैं उन सब के पास वही वस्तु होनी चाहिए और वही उसका स्वरूप होना चाहिए, उसका कलर वलर सब कुछ सेम होनी चाहिए और कीमत भी समान होनी चाहिए, मतलब समान कीमत पर बेची जानी चाहिए। यहाँ कीमतों का निर्धारण उद्योग द्वारा किया जाता है। यहाँ कीमतों का जो निर्धारण होता है पूर्ण प्रतियोगी में वो उद्योग द्वारा होता है, फर्मों द्वारा नहीं। तो हम समझेंगे फिर ये उद्योग क्या होता है। तो उद्योग किसी विशेष वस्तु का उत्पादन करने वाली फर्मों के समूह को उद्योग कहते हैं। मतलब फर्मों के समूह को उद्योग कहा जाता है। मान लो कि ये पेन है, इस पेन का जो उत्पादन हुआ इसमें 5 फर्मों ने मिलाकर के इस पेन को ये उत्पादन किया। तो यहाँ पे ये जो 5 फर्म जो मिलकर जो बना ये हो जाएगा आपका उद्योग, और ये जो 5 अलग अलग फर्म है वो फर्म हो जाएगा, और जो उद्योग हो जाता है वो 5 फर्मों को मिला के जो बनता है वो। तो और इसमें उद्योग ही कीमत निर्धारण करती है कि उसका प्राइस क्या होना चाहिए, ये नहीं कि उद्योग मतलब ये क्या बोलते हैं, फर्म नहीं निर्धारण करेगा कि उसकी प्राइस क्या होनी चाहिए। तो यहाँ पे हम ये ग्राफ के जरिए से देखेंगे ये कीमत, ये उत्पादन है जैसे कि। तो यहाँ पे डिमांड और सप्लाई जब दोनों एक दूसरे को काटती है, डिमांड और सप्लाई दोनों, तो यहाँ पे संतुलन बिंदु का यहाँ पे जो होता है ये संतुलन बिंदु होती है। और यहीं से फिर कीमत मतलब ये उद्योग से ही कीमत फिर फर्म में जाती है
ऐसे करके फिर सीधे ये यही जो उद्योग जो दिया जाता है, उद्योग द्वारा जो निर्धारित होती है प्राइस, ये प्राइस फर्म में यही प्राइस होती है। मतलब ऐसा नहीं कि फर्म खुद से अपना प्राइस बना लेगा, ये जो उद्योग द्वारा दिया जाता है प्राइस, वही प्राइस पे ये अपना वस्तु बेचेगा। फिर है पूर्ण प्रतियोगिता की विशेषताएं कि पूर्ण प्रतियोगिता की विशेषता क्या क्या है। तो इसमें है असंख्य क्रेता एवं असंख्य विक्रेता। पूर्ण प्रतियोगिता में असंख्य क्रेता होते हैं और असंख्य विक्रेता होते हैं। तो एग्जाम में अगर आपको ये क्वेश्चन आ रहा है तो आपको ये ऐसे असंख्य क्रेता असंख्य विक्रेता हेडिंग डाल के आपको इसके बारे में लिखना होगा थोड़ा सा कि क्या होता है ये। तो ये तो आपको पता ही है कि असंख्य क्रेता जहाँ पे बहुत सारे क्रेता और बहुत सारे विक्रेता सामान खरीदता और बेचता है, उसी को असंख्य क्रेता या विक्रेता कहते हैं। और इसमें बहुत सारे क्रेता विक्रेता पाए जाते हैं। समरूप वस्तुएं, मतलब समरूप वस्तुएं ही सभी विक्रेता बेचते हैं अपनी दुकान में। समरूप वस्तुएं का मतलब है कि वस्तु भी समान होना चाहिए, उसका मूल्य तो समान होना ही चाहिए, और प्लस उसका जो भी है डिजाइन कुछ भी जो होता है वो सारा सेम होना चाहिए। ऐसा नहीं कि बगल वाले की दुकान में दूसरा डिजाइन है और बगल वाले और दूसरे में दूसरा, मतलब सेम होना चाहिए। फिर है कीमतों के निर्धारण उद्योग द्वारा। अभी मैंने देखा है कीमतों का निर्धारण उद्योग द्वारा होता है और फर्म वही कीमत जो उद्योग द्वारा निर्धारण किया जाता है वही कीमत फर्म भी रखता है। तो उद्योग में फर्मों में प्रवेश व निकासी की स्वतंत्रता। जो फर्म होते हैं उद्योग में कभी भी प्रवेश कर सकते हैं और कभी भी निकासी कर सकते हैं। मतलब जब जैसे इस पेन को बनाने में 5 उद्योग लगा है, 5 फर्म लगा है, तो फिर वो जो उद्योग कहलाता है। तो वो फर्म, इस 5 जो फर्म है वो फर्म में ऐसा हो, मतलब वो फर्म आ भी सकता है उस उद्योग में और नहीं भी आ सकता है। ये उस पर निर्भर है कि वो आना, मतलब इसका मतलब यही है कि कभी भी वो प्रवेश कर सकता है और कभी भी निकासी कर सकता है। फिर लास्ट है विज्ञापन लागतों का अभाव। इसमें विज्ञापन नहीं होता है। विज्ञापन मतलब प्रचार प्रसार, जो हम टीवी पे प्रचार करते हैं, पेपर, न्यूज़पेपर, एडवर्टाइजमेंट, ये सब जो होता है ये इस वाले में नहीं होता है, क्योंकि वस्तुएं तो समरूप ही होती है। तो फिर क्या फायदा ये ऐसे प्रचार करके। एक बंदा अगर प्रचार करेगा भी फिर दूसरों का भी तो उससे यही हो जाएगा। इसीलिए इस वाले में पूर्ण प्रतियोगिता में प्रचार का अभाव है। परिवहन लागतों का अभाव, इसमें परिवहन लागत नहीं का अभाव होता है, अर्थात मतलब किसी भी सामान को ले जाने में जो मतलब जो भी साधन की आवश्यकता होती है उसका अभाव है, परिवहन की जरूरत नहीं पड़ती है। क्रेताओं और विक्रेताओं को संपूर्ण जानकारी होनी चाहिए कि क्रेता मतलब विक्रेता कितना दाम पे सामान को बेचेगा, ये होना। ऐसा नहीं कि विक्रेता को सस्ती दाम पे दे दे उसको, इसलिए ये विक्रेता को पता होना चाहिए कि विक्रेता कितने दाम पे सामान बेचेगा क्रेता को। गला काट प्रतियोगिता, ये गला काट प्रतियोगिता, इसमें ऐसा नहीं है कि गला काटने से इसमें ये कुछ ऐसा नहीं है। गला काट प्रतियोगिता इकोनॉमिक्स में इसी को बोलते हैं, जो मतलब ये जो अर्थशास्त्र है, ऐसा नहीं है कि मतलब उससे जो उद्योग द्वारा निर्धारित मूल्य है उसी मूल्य पे ये पूर्ण प्रतियोगिता सामान को बेचेगा। ऐसा नहीं कि वो अपना मूल्य कुछ और है और कुछ और मूल्य पे बेचेगा, क्योंकि मूल्य तो इसका उद्योग द्वारा ही निर्धारित होता है। फर्म तो अपने से मूल्य का निर्धारण कर नहीं सकता, तो उसी मूल्य पे बेचेगा। फिर नेक्स्ट हम पढ़ेंगे एकाधिकारी को मोनोपोली भी कहा जाता है। हम नाम भी सुने होंगे। मोनो मतलब अपना और पोली मतलब अधिकार, मतलब एकाधिकार मतलब एक का अधिकार जिसमें स्वयं का सिर्फ अधिकार हो। एकाधिकार बाजार की वह स्थिति है जिससे किसी वस्तु या सेवा का केवल एक ही विक्रेता पाया जाता है तथा जहां वस्तु का कोई निकट स्थानापन्न नहीं होता। मतलब ऐसा बाजार जहां पे सिर्फ एक ही विक्रेता हो और क्रेता बहुत सारे हो, मतलब कि बेचने वाला सिर्फ एक ही हो लेकिन खरीदने वाले बहुत सारे हो। स्थानापन्न नहीं हो, मतलब उस स्थानापन्न का मतलब है कि कोई और उसमें ऐसा नहीं कि 2 विक्रेता आ जाए, विक्रेता एक ही होनी चाहिए। जैसे कि उदाहरण ले सकते हैं, भारत में रेल पर भारत सरकार का अधिकार है। जो रेल होती है तो ये तो भारत सरकार ही चलाती है ना रेल, ऐसा नहीं है कि रेल किसी और मतलब ऐसे कोई पर्सनली चलाए
तो ये रेल जो है भारत सरकार की, और रेल एक ही है, और इस मतलब क्रेता तो यहाँ पे सिर्फ भारत सरकार ही हो गई, और विक्रेता तो यहाँ पे भारत सरकार ही हो गई, और क्रेता सब है, सब कैसे मतलब भारत सरकार की रेल पे ही चढ़ते हैं, कुछ भी किसी को कहीं भी जाना पड़े। फिर है एकाधिकार की विशेषता, केवल एक ही विक्रेता होनी चाहिए, इसमें अनेक क्रेता, विक्रेता एक ही होनी चाहिए और क्रेता अनेक होनी चाहिए। कि क्रेता जैसे हम सब जाते हैं, रेल की यात्रा करते हैं, तो यहाँ पे ये जो अनेक क्रेता हो गया, ये हम सब हैं कि कितने सारे लोग हैं जो रेल की यात्रा करते हैं। रेल बहुत हमारी यात्रा को सुलभ बनाती है, बहुत जल्दी ही हम कहीं पे पहुँच जाते हैं। और विक्रेता कौन हो गया? सरकार हो गया, भारत सरकार, जो रेल का जो रेल चलाते हैं, मतलब रेल का सब कुछ देखते हैं। फिर निकट स्थानापन्न वस्तु का अभाव, मतलब ऐसा नहीं है कि रेल यात्रा कोई और भी पर्सनली कोई इंसान, मतलब कोई कंपनी या फिर कोई ऐसा खोला हो, मतलब ये तो सरकार द्वारा ही निर्धारित है। तो ये है निकट स्थानापन्न वस्तु का अभाव। अगर यहाँ पे कोई एक और आदमी आकर के रेल का अपना एक उत्पादन कर ले और रेल चलाने लगे, तब हो जाएगा स्थानापन्न वस्तु का उदय। लेकिन ऐसा तो नहीं है, रेल तो सिर्फ सरकार द्वारा ही ये किया गया है। तो ये हो गया निकट स्थानापन्न वस्तु का अभाव। कीमत पर पूर्ण नियंत्रण, कीमत पर पूर्ण नियंत्रण सरकार का ही होता है, और कीमत मतलब जो सरकार, क्योंकि उसमें एक का मतलब विक्रेता एक ही है, तो वो जो कीमत रखेगा क्रेता को वही कीमत मानना पड़ेगा। ऐसा नहीं है कि वो कीमत मतलब रेल की कीमत जितनी रहती है उतना ही टिकट पे हम लोग करते हैं ना। ऐसा नहीं है कि हम नहीं जाएंगे, रेल से नहीं जाएंगे फिर काम ही नहीं बनेगा। लोग तो जाते हैं, कीमत चाहे जितनी भी हो जाए। फिर है कीमत विभेद। कीमत विभेद का मतलब है कैसे विभाजन किया जाता है कीमत में। जैसे कि कोई बच्चा है तो उसको रेल में जाने के लिए कम पैसे में ही उसका टिकट बन जाता है। फिर जो बड़े लोग हैं उनका ज़्यादा रहता है। फिर जो बूढ़े लोग होते हैं उनका हाफ ही पैसा लगता है। तो ये होता है कीमत विभेद। मतलब एकाधिकार में कीमत का विभेद होता है, मतलब अलग अलग कीमत होती है। फिर तीसरा अपूर्ण प्रतियोगिता। अपूर्ण प्रतियोगिता में पहला नंबर है एकाधिकारात्मक प्रतियोगिता, जो हमने देखा है। अपूर्ण प्रतियोगिता एकाधिकारात्मक, अल्पाधिकारात्मक और द्विधिकार। तो एकाधिकारात्मक, इसको मोनोपोलिस्टिक भी बोलते हैं। ये और ये दो अलग चीज़ है। ये मोनोपोली है, ये है मोनोपोलिस्टिक। एकाधिकार और एकाधिकारात्मक, तो इस दोनों में कंफ्यूज नहीं होना है, ठीक है। इसको देखते हैं। यह बाजार वह अवस्था होती है जिससे किसी वस्तु या सेवा के असंख्य क्रेता तथा विक्रेता पाए जाते हैं तथा प्रत्येक विक्रेता की वस्तु दूसरे विक्रेता से भिन्न होती है। ये ऐसी है जिसमें क्रेता भी अलग हो और विक्रेता भी अलग हो, और सब में अलग अलग, मतलब सबका सामान भी अलग अलग हो, सबका उसका मतलब बेचने का तरीका, उसका प्रचार, सब कुछ अलग अलग हो, और उसकी कंपनी भी अलग और उसका सामान भी अलग। ऐसे ये हो जाता है हमारा एकाधिकारात्मक। जैसे कि भारत में टूथपेस्ट, साबुन आदि बनाने वाली फर्म है। तो जैसे कि ये हो गया कि भारत में कोई टूथपेस्ट बनाता है, कोई साबुन बनाता है, बिस्किट्स के बहुत सारे उद्योग और फर्म सब हैं, जो 5 फर्म मिलके एक उद्योग बनता है वो। तो फिर एकाधिकारात्मक की विशेषताएं निम्नलिखित है। असंख्य क्रेता और असंख्य विक्रेता होती है। वस्तुओं में विभेद होती है। फर्मों के प्रवेश व निकासी, मतलब फर्म में आप आसानी से प्रवेश कर सकते हो और निकासी भी कर सकते हो। इसकी आपको स्वतंत्रता होती है। तो ये सब पॉइंट्स है जो कि आप अच्छे से समझ ही गए हो, क्योंकि सेम ही पॉइंट्स है। मतलब नाम से ही ये बहुत ज़्यादा ही क्लियर हो रहा है। असंख्य क्रेता मतलब जिसकी मतलब बहुत ज़्यादा ही क्रेता हो, और विक्रेता। फिर है विक्रय लागत। इसमें विक्रय लागत होती है कि सामान की कितनी लागत होनी चाहिए, या फिर वो बेचने वाली लागत की उसको कितने सामान में बेचनी चाहिए। फिर गैर कीमत प्रतियोगिता। गैर कीमत प्रतियोगिता का मतलब होता है कि सबका अपना अपना कीमत होता है, कि इस पर उसे इतना कीमत देना है, इस सामान पे इतना कीमत। तो ये होता है गैर कीमत प्रतियोगिता की। जैसे कि अगर मान लो कि कोई पेस्ट, गैर कीमत प्रतियोगिता ये हो गया कि वो अपने मतलब अपना सामान जो होता है, जैसे पेस्ट हो गया, उसको ज़्यादा उसका उत्पादन करके उसको ज़्यादा बेचने के लिए वो ऐसे बहुत सारे कीमत प्रतियोगिता का सहारा लेते हैं। जैसे उस पर ब्रश फ्री कर देना, किसी भी सामान पे गेट 1 फ्री जो होता है
बाय वन गेट वन फ्री, वो वाला होता है गैर कीमत प्रतियोगिता। मतलब बेचने के सहारे कीमत में मतलब ऐसे कोई फ्री कर देना जिससे लोग ज़्यादा उनके सामान को खरीदें और उनको लाभ प्राप्ति हो। फिर नेक्स्ट है अल्पाधिकार मतलब ओलिगोपोली। यह बाजार का वह स्वरूप होता है जिसमें किसी वस्तु या सेवा के कुछ ही बड़े विक्रेता पाए जाते हैं तथा प्रत्येक विक्रेता का बाजार पूर्ति के लिए बड़े भाग पर नियंत्रण करता है। मतलब ये हो गया ओलिगोपोली अल्पाधिकार, जिसमें कुछ ही विक्रेता पाए जाते हैं और वो बहुत बड़े भाग में पाए जाते हैं, मतलब उनका बड़े भाग में नियंत्रण होता है। जैसे कि हो गया आपका एयरटेल, फिर हो गया वोडाफोन, फिर आइडिया, ये सब जो हो गया ये सब बहुत कम ही है। और जियो, ये सब जैसे एयरटेल और जियो ये सब तो ज़्यादा चलता है। ऐसे फिर और ज़्यादा मतलब कंपटीशन नहीं है, 4-5 ही ऐसे हैं जिनके बीच में आपस में कंपटीशन चलता रहता है कि वो इतना रिचार्ज बढ़ा दिया तो ये इतना बढ़ा दिया। तो ये सब हो गया हमारा ओलिगोपोली, जो एक बड़े भाग पर जिसका नियंत्रण है। तो इसकी विशेषता है कुछ ही बड़े विक्रेता होते हैं। जैसे हो गया जियो, फिर वोडाफोन, आइडिया, फिर एयरटेल और टेलीनॉर, यूनिनॉर भी पहले था जो कि अब नहीं है। बाधाएं, फिर इनमें बाधाएं क्या होती हैं? इनमें बाधाएं ये होती है कि इनको अगर ये जैसे कि इन्हें फिर शुरू में बहुत ज़्यादा ये भी करना पड़ता है कि अगर कोई एक कंपनी अपनी, जैसे जियो आ गया था पहले, तो उसने अपनी प्राइस सस्ती कर ली थी। जियो का रिचार्ज बहुत सस्ती में मिल रहा था, जो कि अब नहीं है, लेकिन पहले तो मिल रहा था ना बहुत सस्ती में। तो फिर उनकी, फिर जैसे एयरटेल है, उनकी फिर ये हो गई कि उनका ये बिक नहीं रहा था, मतलब उनका कोई रिचार्ज नहीं करा रहा था और ज़्यादा से ज़्यादा लोग जियो पे एडजस्ट हो गए थे कि जियो ही करना है, जियो ही लेना है। तो ये बाधाएं सब भी देखनी पड़ती है कि किसी का नुकसान किसी का फ़ायदा, ये तो सब में होता ही रहता है। फिर बाधाएं निवेश होने के कारण, मतलब निवेश लगाना पड़ता है उनको कि इस बाधा, जितना निवेश लगाएंगे उतना ही फायदा होगा। और निवेश लगाने में बाधा होती है क्योंकि ज़्यादा से ज़्यादा निवेश तो या तो निवेश की कमी हो सकती है इसके कारण। विज्ञापन व्यय, विज्ञापन करते हैं हम, जैसे कि प्रचार प्रसार करना, एडवर्टाइजमेंट कराना। जैसे अगर मान लो टूथपेस्ट हो गया, टूथपेस्ट नहीं, जैसे आइडिया हो गया, आइडिया सिम या फिर एयरटेल, तो इसका हम न्यूज मतलब टीवी पे भी इसका एडवर्टाइजमेंट देखते रहते हैं कि इसमें ये बहुत फास्ट इसका नेट चलता है, इसका ये बहुत अच्छा चलता है। तो ये हो गया विज्ञापन व्यय। परस्पर निर्भरता, मतलब एक दूसरे से जुड़े रहते, एक दूसरे पे निर्भर रहते कि एक ने अगर, जैसे एक मान लो एयरटेल ने 4G किया तो जियो भी 4G करेगा। पहले सब 3G ही था, फिर एक ने अगर 4G कर लिया तो फिर सारा 4G ही करने लगा। और अब तो 5G आने वाला है। तो ऐसे उनमें मतलब एक दूसरे पे निर्भरता है कि अगर एक कुछ चेंज कर रहा है तो दूसरा भी उसमें मतलब चेंज करने की कोशिश कर रहा है। फिर व्यापार गुट, दोनों का जुट हो जाना, मतलब दोनों साथ व्यापार करना, इसे आप समझ सकते हो। जैसे वोडाफोन और आइडिया दोनों मिलकर अब जुड़ गए हैं। जैसे अब मान लो कि एयरटेल और जियो दो अलग अलग हैं और आपस में ये दोनों जुड़ जाएं तो ऐसा व्यापार गुट हो जाता है। लेकिन एयरटेल और जियो तो नहीं जुड़ा है, जैसे वोडाफोन और आइडिया को ले सकते हैं। फिर कीमत परिदृढ़ता, ये हो गया कीमत परिदृढ़ता का मतलब जैसे कीमत में बदलाव। जैसे एक अगर कीमत बढ़ा लिया, जैसे अभी एयरटेल बढ़ा लिया है कीमत, तो फिर जियो ने भी बढ़ा लिया, अब जाके फिर जियो ने बढ़ा लिया, फिर एयरटेल अपना कीमत जितना है उतना ही रहने देगा, जिससे कि फिर लोग एयरटेल पे एडजस्ट हो जाए। तो ये होता है कीमत परिदृढ़ता। जैसे एक ने बढ़ा लिया तो दूसरा भी बढ़ा लेगा, लेकिन उतना नहीं, कम, जिससे कि लोग उस पर ज़्यादा आए। ऐसा है कि जैसे देखो एयरटेल का बहुत ज़्यादा महंगा रिचार्ज हो गया था, तो फिर जियो ने अपना रिचार्ज का मूल्य कम कर लिया, सस्ती रिचार्ज में नेट देने लगा। फिर जियो का बहुत ज़्यादा ही फ़ायदा हुआ, जियो बहुत सारे जन जियो ही लेने लगे। फिर जियो ने अपनी रिचार्ज महंगी कर ली, उसके बाद फिर एयरटेल का जो रिचार्ज था वही रिचार्ज था, तो एयरटेल ने अपनी रिचार्ज महंगी नहीं की, क्योंकि एयरटेल को था कि जिससे अब जियो ने अपना रिचार्ज महंगा कर लिया है तो लोग एयरटेल पे एडजस्ट हो जाएंगे। तो ये था हमारा कीमत परिदृढ़ता। नेक्स्ट है ये बाजार की, नेक्स्ट है हमारा ये द्वैधिकार। द्वैधिकार क्या है? यह बाजार की वह अवस्था होती है जहाँ किसी वस्तु या सेवा का केवल दो ही विक्रेता होते हैं तथा दोनों ही वस्तुएं
परिस्थापन होती है, मतलब जिसमें केवल दो ही विक्रेता हो और दोनों आपस में प्रतिस्थापन हो, जैसे एक के बदले एक यूज किया जा सकता है। तो ये हो जाता है हमारा द्विवेदी बाजार संरचना। तो ये सब था, आप इसे स्क्रीनशॉट भी ले सकते हो अगर आपको इसको ये करना है, या फिर कल ही एग्ज़ाम है आप लोगों का, तो इसे अच्छे से सुन लो और समझ लो, जिससे कि ये ईजिली समझ जाओ और एग्ज़ाम में लिख सको। एग्ज़ाम में ये क्वेश्चन आ सकता है क्योंकि हर बार ये क्वेश्चन आया है एग्ज़ाम में। ओके गाइज, थैंक यू एंड ऑल द बेस्ट टू ऑल। थैंक यू फॉर वॉचिंग वीडियो।